इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। उन्हीं लोगों में से एक शख्स था जिसका शौक़ फोटोग्राफी थी, लेकिन फोटोग्राफी की जो शौक़ थी उसके साथ साथ एक और शौक़ था, और वो शौक़ था दुनिया भर के ख़जाने को ढूंढना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में दबे हुए या कहीं और ख़जाने को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत बार ख़जाना मिलता भी है, इस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। लेकिन ये जो शख्स था, ख़जाना ढूंढने की काफ़ी इसने कोशिश की, इतिहास के पन्नों के ज़रिए, कामयाबी मिली नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता, फिर उसे लगा कि कहाँ ख़जानों के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, ख़जाने तो मिलेंगे नहीं। तो जहाँ सबको पता है कि कई ऐसी जगह है इस दुनिया में जहाँ पे ख़जाना रखा रहता है, तो उन गड़े या दबे ख़जाने को ढूंढ कर अपना वक्त ज़ाया करने की बजाय क्यों ना उन ख़जानों के बारे में बात की जाए जो हम सबको पता है कहाँ रखा होता है। अब इसने फिर धीरे धीरे सोचना शुरू किया, और तभी इसे ख्याल आया, एक ऐसा ख़जाना जो हर एक की आंखों के सामने होता है लेकिन कोई वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, तो क्यों ना उस ख़जाने पर हाथ मारा जाए। और वो ख़जाना था एक बैंक में। अब उसने जब ये दिमाग में ख्याल आया तो इसके बाद उसने उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद अब उसने तय किया कि इस बैंक में रखे हुए पैसों को लूटा जाए, क्योंकि मेरे लिए यही ख़जाना है, और साथ ही अपनी होशियारी अक्लमंदी दिखाने का भी यही ज़रिया है। इसके बाद उसने एक बैंक को चुना, और यहीं से कहानी शुरू होती है। ये कहानी है फ्रांस के शहर नीस की। उस वक्त दुनिया के चुनिंदा ऐसे बैंक थे जिनकी मजबूती, जिनकी सुरक्षा की मिसालें दिया जाती थी। तो इस बैंक का नाम था सोसाइटी जनरल। इस सोसाइटी जनरल बैंक की खासियत ये थी कि बहुत पुरानी इमारत में बनी हुई थी। इसकी सुरक्षा ऐसी थी कि वो गार्ड या इंसानों पर भरोसा नहीं करते थे, वो बिल्डिंग, इमारत, दरवाजे, उसकी मजबूती पर भरोसा करते थे। तो इस बैंक में एक बड़ा सा मेन गेट था, उसका वज़न ही करीब 20 टन था। उस 20 टन के दरवाजे को हर दिन जब बैंक सुबह खुलने का वक्त होता तो लोग आते, कर्मचारी आते, बैंक के स्टाफ आते, तो जो टाइम होता कि अगर सुबह 9 बजे बैंक खुलेगा तभी उस बैंक के मेन गेट को खोला जाता, और फिर अंदर लॉकर और बाकी सारी चीज़ें होती। इस बैंक की बिल्डिंग दरो दीवार ऐसी थी कि दीवारों में भी लोहे लगे हुए थे, तो दीवारों को भी भेदना आसान नहीं था। कोई रोशनदान नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई और ऐसी चीज़ नहीं, मतलब एक छोटा सा भी रास्ता जिससे आप बैंक के अंदर दाखिल हो सकें। सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा सा गेट, और उस गेट को बैंक खुलते ही खोला जाता सबके सामने, और फिर बैंक जब बंद होने का वक्त आता तो उस गेट को बंद कर दिया जाता। 19 जुलाई 1976 की बात है ये। सुबह का वक्त था, तमाम स्टाफ गेट के पास पहुंच गए बैंक के वक्त से पहले। अच्छा, ये वो दौर था 1976, तब ये एटीएम या फिर इस तरह की चीज़ें नहीं थी। आपको बैंक का लेन देन के लिए आपको बैंक ही जाना पड़ता था। एटीएम मशीनें भी नहीं हुआ करती थी कि आप कहीं से पैसे ले लो, उसमें डाल दो, डिपॉजिट कर दो, क्योंकि टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो हर काम जैसे हम आप कुछ साल पहले तक बैंक ही जाया करते थे हर बार, तो ये वो दौर था। तो ना इंटरनेट ना टेक्नोलॉजी बैंक में। तो बैंक पूरी तरह से इंसानों के हवाले और इस मजबूत दरवाजे और दीवार के भरोसे पर। 19 जुलाई 1976 की सुबह बैंक खुलने का वक्त हुआ, तमाम स्टाफ पहुंच गए। अब जिसकी जिम्मेदारी थी उस बैंक के ताले को खोलना, वो उस वॉल्ट यानी दरवाजे को खोलता है, लेकिन दरवाज़ा खुलता ही नहीं, बिल्कुल जाम। दोबारा कोशिश करता है, नहीं खुलता है। करीब 10-15 मिनट हो जाते हैं। तभी बैंक स्टाफ को याद आता है कि ऐसा 2-3 बार पहले भी हो चुका है कि दरवाज़ा खोलने की कोशिश की गई और नहीं खुला, शायद वो अंदर से जाम हो जाता है। तो इस दरवाजे और इस सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो जिस कंपनी को दी गई थी, जिसने ये दरवाज़ा बनाया था, जिसने ये ताला बनाया था, इससे पहले 2-3 बार जब भी ये दरवाज़ा नहीं खुला तो उस सिक्योरिटी कंपनी को फ़ोन किया गया। उनका फिर स्टाफ आया और उसने अपनी टेक्निक से दरवाजे को खोल दिया। तो 19 जुलाई 1976 की सुबह भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की गई, खुल नहीं रहा। करीब 1 घंटा बीत गया। अब ये हुआ कि लोगों जो बैंक में अब जिन्होंने अपना पैसा रखा है, उनकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अब कस्टमर भी वहाँ पहुँच गए। तो बैंक स्टाफ के साथ साथ अब कस्टमर की भी भीड़ गेट के बाहर। इधर दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, बैंक स्टाफ परेशान, कस्टमर उधर अलग नाराज़। तो 1 घंटे की तमाम कोशिश के बावजूद जब नहीं खुला तो ये तय हुआ कि उस सिक्योरिटी कंपनी को फ़ोन करके बुलाया जाए। अब सिक्योरिटी कंपनी को इन्फॉर्मेशन दी गई कि भैया दरवाज़ा खुल नहीं रहा, आप आ जाओ। उनकी कंपनी के लोग आए। अब उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, कोशिश करते रहे, दरवाज़ा खुला नहीं। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बुरी तरह से जाम है। करीब 3 घंटे बीत गए। 3 घंटे तक वो दरवाज़ा नहीं खुला। जब 3 घंटे तक नहीं खुला, इधर कस्टमर परेशान,
क्या करें? तो फिर ये तय हुआ कि दरवाज़ा वैसे तो खुलेगा नहीं, दीवार भी इतनी मजबूत है, टूट सकती नहीं। तो एक काम करते हैं, इस दरवाजे के अंदर एक ड्रिल करते हैं, ड्रिल मशीन से एक होल करते हैं और उसके ज़रिए ये देख सकते हैं हाथ डालकर कि आखिर अंदर से वो कहाँ पे लॉक फंसा हुआ है। तो जहाँ पे अंदर से लॉक हुआ करता था, चूँकि उस कंपनी को मालूम, उन्होंने ड्रिलिंग मशीन से उसी के पास एक होल करना शुरू किया। उसमें भी काफ़ी वक्त लगा, क्योंकि 20 टन वजनी दरवाज़ा और चोर वो ड्रिलिंग के ज़रिए खोल ना पाए, इसकी भी पूरी इंतज़ाम उसमें था। खैर कुछ वक्त लगा, ड्रिल मशीन के ज़रिए एक छोटा सा होल हुआ जिससे कि एक हाथ अंदर जा सके। अब एक कंपनी के मुलाजिम ने हाथ अंदर डालकर उस लॉक को टटोला कि अंदर से होकर जाम में तो खोल सकें। लेकिन जब हाथ अंदर गया तो वो हैरान रह गया। उसने देखा जहाँ पर लॉक होना चाहिए था, लॉक की जगह पर ऐसा लग रहा है कि जैसे अंदर से किसी ने पूरे ड्रिल करके या फिर एक तरह से उसको जाम कर दिया है। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कई बार लोहा को पिघला कर और वो सारी चीज़ें करते हैं, आप उसको परमानेंटली बंद कर देते हैं, तो फिर वो ऐसा लगा कि उसके अंदर जो है वो कोई ऐसी चीज़ लगा दी गई है उस वॉल्ट को जहाँ पे लॉक था, जिससे आप उसको खोल ही नहीं सकते। मतलब वेल्डिंग मशीन के ज़रिए उस लॉक के पूरे हिस्से को और दरवाजे के 2 पार्ट जो होते थे, वेल्डिंग मशीन से उसको जाम कर दिया अंदर से। अब ये कैसे मुमकिन? पहले तो सिक्योरिटी कंपनी का उस मुलाजिम को हैरानी जब उसने अपने सीनियर को बताया कि अंदर तो वेल्डिंग के थ्रू पूरा जाम कर दिया गया है। तब बदहवास लोगों ने चारों तरफ देखना शुरू किया बैंक के दीवारों को, पूरी दीवार सलामत, छत सलामत। तो कौन ऐसा शख्स हो सकता है जो अंदर से वेल्डिंग के ज़रिए पूरे दरवाजे को लॉक कर दे? और जिसने लॉक किया फिर वो अंदर ही होना चाहिए, बाहर आने का कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। लेकिन अभी उससे पहले मुश्किल ये थी कि चलो किसी ने लॉक किया, पहले अंदर तो दाखिल हों ताकि वहाँ का मंजर देखें। अब ये हुआ कि इतना बड़ा होल जिससे एक आदमी कम से कम अंदर दाखिल हो, वहाँ पे कहाँ पे किया जाए? दरवाजे के साथ बहुत वक्त लगता, इधर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। आखिरकार तय हुआ कि एक दीवार के पास वेल्डिंग मशीन से एक इतना बड़ा सुराख किया जाए कि एक आदमी एक बार में आसानी से अंदर दाखिल हो सके। अब उस दीवार में होल करना शुरू किया गया। आखिरकार दीवार में होल किया गया। पहला शख्स अंदर गया। जब वो अंदर गया तो वो अंदर चीख पड़ा। उसने देखा कि अंदर सारे लॉकर टूटे पड़े हुए हैं, सारी तिजोरी गायब, उसके अंदर का रखा हुआ माल गायब। अब धीरे धीरे करके बाकी लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद अब उस वेल्डिंग, जब दरवाजे को देखा अंदर से, तो वेल्डिंग मशीन के ज़रिए बाकी उस पूरे दरवाजे के लॉक और सिस्टम को इस तरह से बंद कर दिया गया था कि आप दरवाज़ा खोल ही नहीं सकते थे, और इसीलिए बाहर से दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। अब फिर उस वेल्डिंग जो किया गया था उसको तोड़ा गया, हटाया गया, तब दरवाज़ा खुला। अब अंदर जब उन्होंने देखा कि सारी चीज़ें लुट गई हैं, और फिर उनकी नज़र पड़ी बैंक के अंदर कोई शख्स नहीं, एक गड्ढे पे बहुत बड़े। अब उन्होंने उस गड्ढे को देखा तो लगा ये कुछ सुरंग टाइप है। अब यहाँ से पुलिस की एंट्री होती है, फ़ौरन पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस पहुँचती है, पुलिस बैंक का मुआयना करती है। बैंक का मुआयना करने के बाद जो सबसे पहले पुलिस देखती है, अंदर बैंक के एक दीवार पर एक मैसेज लिखा हुआ था। शायद जिसने बैंक पर हाथ साफ किया था उसने जाते जाते ये मैसेज लिखा था। ये जो मैसेज है था तो फ्रेंच लैंग्वेज में, लेकिन उसका हिंदी में ट्रांसलेशन ये है कि बग़ैर हथियार, बग़ैर नफ़रत के और बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी हिंसा के। तो बग़ैर हथियार, बिना नफ़रत और बिना किसी हिंसा के बैंक लूट लिया। अब इससे क्लियर हो गया कि ये बैंक रॉबरी का मामला है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश की। अब उस सुरंग को पे जब नज़र पड़ी पुलिस की टीम की, तो उस सुरंग में मजबूरी थी किसी को उतार कर देखना कि इसका दूसरा सिरा कहाँ जाकर खुलता है। खैर पुलिस की टीम जो है सुरंग में उतरी। सुरंग में अंधेरा। अब वो अंधेरे में चलते गए। चलते चलते जब वो सुरंग के दूसरी तरफ निकले तो पता चला कि वो उस शहर के एक अंडरग्राउंड सीवरेज होती है उसकी लाइन थी, और वो शहर के एक खास जगह पे सीवर के पास से बाहर निकले। जहाँ पे वो सीवर निकल रहा था वहाँ पे बिल्कुल सुनसान टाइप की जगह थी। तो अब बैंक से इस सीवर के बाहर पुलिस की टीम निकली तो ये अंदाज़ा हो गया कि जो बैंक के लुटेरे थे उन्होंने सुरंग खोदी, इस सीवरेज लाइन के थ्रू बैंक तक पहुँचे, बैंक को लूटा और इसी रास्ते से वापस चले गए। अब ये क्लियर हो गया कि मामला बैंक रॉबरी का। अब पुलिस को बैंक के अंदर से भी कुछ चीज़ें मिली, सुरंग के अंदर से भी कुछ चीज़ें मिली, बैंक के अंदर से उन्हें बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें मिली, कुछ खाई हुई, कुछ आधी खाई हुई।
उन्हें लगा कि जो भी चोर था बड़ी तसल्ली से उसने खाना खाया, क्योंकि खाने की मात्रा इतनी ज़्यादा थी। इसके अलावा उनको 27 गैस सिलेंडर मिला, जो शायद बैंक के जो अंदर के तिजोरियाँ थी उनको काटने के लिए इस्तेमाल किया गया था। वेल्डिंग टॉर्च जलाई थी। तो ये सारी चीज़ें इशारा कर रही थी कि ये पूरा मामला एक प्री प्लान चोरी का था। इतना ही नहीं, जिस सुरंग के ज़रिए सीवर के थ्रू पुलिस की टीम निकली तो वहाँ पे वेंटिलेशन मशीनें भी लगी हुई थी, ताकि हवा जो है फ्रेश एयर वो ले सकें, ताकि अंदर दम घुट न जाए। तो इतने सारे तामझाम के साथ शहर के एक सबसे सुरक्षित बैंक के अंदर एक चोर चोरी कर चुका था। अब हिसाब किताब लगाना शुरू किया गया। जब हिसाब किताब लगाना शुरू किया गया तो उस वक्त जो रिपोर्ट आई वो ये थी कि 20 मिलियन से भी ज़्यादा, यानी कि डॉलर में अगर कहें तो 110 मिलियन डॉलर, और इंडियन करेंसी में कहें तो करीब 900 करोड़ रुपए कैश और ज्वेलरी उस बैंक की तिजोरी से गायब हो गए थे, जो अलग अलग लोगों के थे। 900 करोड़, ये उस वक्त की सबसे बड़ी चोरी थी। इस चोरी की खबर पूरी दुनिया के मीडिया में आई, फ्रंट पेज पे खबरें छपी, और इस चोरी के तरीके पे लोग हैरान थे कि कैसे ये चोरी हुई। अब पुलिस के ऊपर, फ्रेंच पुलिस पर दबाव कि इस चोरी के केस को सुलझाएं। फ्रेंच पुलिस ने अपनी स्पेशल टीम बनाई, लोगों को लगाया। 3 महीने बीत गए, 3 महीने तक कोई जानकारी नहीं मिली। अब अक्टूबर का महीना आ गया, अक्टूबर 1976। पुलिस अब भी कोशिश कर रही है 900 करोड़ रुपए के चोरों को पकड़ने की, और हाथ खाली है। 3 महीने के बाद अक्टूबर 1976 में एक लड़की अचानक एक पुलिस स्टेशन में पहुंचती है इसी नीस शहर के, और वहां जाकर कहती है कि मुझे इस बैंक चोरी के बारे में जानकारी है। अब पुलिस को और क्या चाहिए। उसने कहा कौन क्या। वो एक शख्स का नाम बताती है, कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, और मुझे कल ही पता चला उसकी बातचीत से, उसके पास काफ़ी अचानक पैसे आ गए कि उसने इस बैंक को लूटा है। तो मेरा एक शहरी के नाते फ़र्ज़ है कि पुलिस को इन्फॉर्म करूँ। पुलिस ने उसको थैंक्स बोला और फिर उसका नाम पता हो लिया, सब जगह लिया, और कुछ घंटे के बाद ही, 3 महीने के बाद, इस बैंक की चोरी का पहला चोर पुलिस के शिकंजे में था। अब पुलिस ने जब उसको पकड़ा, उससे पूछताछ की गई, तब उसने अपने बाकी गैंग के लोगों के नाम बताने शुरू किए। जब सारे गैंग के लोगों को पकड़ लिया तो पुलिस हैरान थी, क्योंकि वो सारे छोटे मोटे चोर थे, छोटे मोटे गिरोह चलाते थे। पुलिस यकीन नहीं कर पा रही थी कि इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ इतनी बड़ी बैंक की सुरक्षा को भेदते हुए उस बैंक से 900 करोड़ रुपए की लूट इन छोटे मोटे चोर उचक्कों का काम नहीं है। पुलिस अब उन सारे लोगों से बार बार पूछती रही। आखिरकार फिर उस गैंग के 1-2 लोगों ने अपना मुंह खोला और उन्होंने कहा कि असल में हमारे इस गैंग का जो मास्टरमाइंड है इस चोरी का, वो कोई और है, और वो अभी हम में से नहीं है, पकड़ा नहीं गया। किसी ने भी अपने मास्टरमाइंड और इस गैंग के सरगना का नाम नहीं लिया था। उन 2 लोगों ने ले लिया। नाम पता चला अल्बर्ट स्पाजियारी। अल्बर्ट स्पाजियारी इटली का रहने वाला था, और ये पेशे से एक फोटोग्राफर था, और फोटोग्राफी के साथ साथ इसको गड़े और दबे खजाने को ढूंढने का शौक था। अब जब ये नाम पुलिस के सामने आया, पुलिस ने जाल बिछाया, और आखिरकार अल्बर्ट स्पाजियारी भी अब उनके शिकंजे में आ गया। अब उससे पूछताछ शुरू हुई। जब पूछताछ शुरू हुई तब उसने बताया कि मैं दुनिया भर में बहुत सारे ख़जाने की तलाश में भटकता रहा, कामयाबी मिली नहीं। तब मैं इस शहर में आया और इस शहर में आने के बाद मैंने भी इस बैंक में अपना अकाउंट खुलाया, और इस अकाउंट को खुलवाने के बाद अब मुझे लगा कि ख़जाने के पीछे कहाँ इधर उधर भागते रहो, क्योंकि मुझे इस बैंक के बारे में असलियत पता चल गई थी कि इस बैंक में बहुत सारे पैसे हैं, यानी ख़जाने हैं। तो इसी सोसाइटी जनरल बैंक में फिर मैंने अपना अकाउंट खुला लिया। अकाउंट खोलने के बाद अब मैं अक्सर बैंक आता, और अब मैंने प्लानिंग करनी शुरू की। सबसे पहले उसने इस बैंक में एक लॉकर लिया। उसने कहा कि उस लॉकर को लेने के बाद मैंने बैंक चूँकि इतनी बार गया था, बहुत सारी फोटोग्राफर था पेशे से, तस्वीरें भी ली, तो उसने देखा कि इस पूरे बैंक की जो सुरक्षा है वो सिर्फ एक मेन गेट के हवाले है। 20 टन वजनी वो गेट जो खुलता नहीं है, उसे खोलने वाला कोई नहीं है। तो मुझे लगा कि बाकी पहरेदार और बाकी लोगों की तरफ से ये बेखबर है बैंक के तमाम जो करता धरता है। तो इसने कहा कि उस दरवाजे को तो खोलना और उस दरवाजे से आकर चोरी करना मुश्किल था। तो उसने सबसे पहले ये भी सोचा कि अंदर शायद कुछ सिक्योरिटी सिस्टम में अलार्म होगा। तो उसने जब अपना जो एक लॉकर लिया, उसके अंदर उसने एक अलार्म वॉच रख दिया, एक घड़ी जिसमें अलार्म बजती है, और उसमें रात का टाइम फिक्स किया। और अपने एक दिन लॉकर में गया, उसने उस अलार्म वॉच को उसके अंदर डाल दिया। घंटी बजी, कुछ नहीं हुआ।
2 दिन बाद वो फिर बैंक आया, उसने घड़ी में अलार्म सेट किया, फिर रात को घंटी बजी, कोई हरकत नहीं। तो वो अब कन्विंस हो गया कि इस बैंक में सिक्योरिटी सिस्टम कुछ नहीं है जो डिटेक्ट कर सके ऐसे, क्योंकि अगर लॉकर के अंदर अलार्म बज रहा है तो कोई सेंसर या बाकी चीज़ें पकड़ सकती हैं, लेकिन वहाँ किसी को खबर ही नहीं हुई। नॉर्मल बैंक में सुबह से रात तक काम चल रहा है। उसे लगा कि बस अब इस बैंक को लूटना आसान है। इसके बाद वो इंजीनियर बनकर शहर के म्यूनिसिपल दफ्तर पहुँचता है। बैंक को चारों तरफ से वो अपनी नज़रों से पहले ही टटोल चुका था। अब वो पहुँचा इंजीनियर बनकर फेक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर। उसने वहाँ से शहर का नक्शा लिया। शहर के नक्शे को लेकर अब उसने उस बैंक को देखा, उस बैंक के इर्द गिर्द की तमाम चीज़ों को देखा, पर उसे कहीं से भी बैंक में और एंट्री का कोई रास्ता सूझा नहीं, क्योंकि बैंक की दीवार और उस दरवाजे को भेदना नामुमकिन, और कहीं एक छोटा सा रोशनदान भी नहीं जिससे दाखिल हो। तब उसे लगा ज़मीन के ऊपर की बजाय ज़मीन के नीचे की तरफ सोचो। उस नक्शे के ज़रिए उसे पता चला कि यहाँ पे कुछ सीवरेज लाइन है। उनमें से एक सीवरेज लाइन पे उसने फिर अपने आकर नक्शे के हिसाब से ज़ीरो इन किया और एक रोज़ उस सीवर में उतर गया। उतरने के बाद उसने नापना शुरू किया और फिर उसे अंदाज़ा हो गया कि ये सीवर की लाइन जो मेन शहर के मेन सीवर की लाइन है उससे एक जगह पर आकर ये कटती है, और वहाँ से अगर हम सुरंग बनाएं तो सीधे बैंक के अंदर जाकर इस सुरंग को खोल सकते हैं। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जो उसने नापा उसके हिसाब से उसको मेन सीवरेज लाइन से कट कर बैंक तक जाने के लिए 26 फीट टनल बनाना था, यानी 26 फीट लंबा सुरंग। अब ये उसके अकेले का बस का था नहीं, क्योंकि वो चोरी की प्लानिंग कर रहा था, ये खुदाई और सुरंग बनाना उसे आता नहीं। फिर उसने रिसर्च किया, उसने शहर के एक बदनाम गिरोह के बारे में पता किया और एक तरह से उनको, उस गैंगस्टर्स की टीम को अपने साथ मिलाया। उन्हें अपना आइडिया दिया, कहा बैंक को लूटना है लेकिन उसके लिए सुरंग बनाना है। वो गैंग तैयार हो गई, लेकिन उसने कहा कि इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि ये सुरंग जो बनाने का काम है सिर्फ रात के अंधेरे में हो सकता है। अब रात के अंधेरे में सुरंग बनाने का काम शुरू हुआ उस सीवरेज लाइन के अंदर, और इस काम में पूरे 2 महीने लगे 26 फीट का यह सुरंग बनाने में। 2 महीने पूरे होने के बाद अब ये इंतज़ार करने लगे कि बैंक की छुट्टी वाला दिन आए। सैटरडे को बैंक बंद होता है, संडे को बंद होता है, तो मंडे को खुलेगा। तो उन्होंने कहा कि अब सैटरडे का दिन चुनते हैं। सैटरडे को बैंक जैसी शाम को बंद, ये लोग अपने साथ सारी चीज़ें, तब गैस सिलेंडर, कटर, खाना पीना सब लेकर सैटरडे की शाम को बैंक के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अगले 27 घंटे तक ये लोग बैंक में रहते हैं, 27 आवर्स, पूरा सैटरडे और पूरा संडे शाम तक। वहाँ जाने के बाद हर एक लॉकर को तोड़ते हैं तसल्ली से, लंच भी वहीं करते हैं, ब्रेकफास्ट भी वहीं करते हैं, डिनर भी वहीं करते हैं। सब करने के बाद एक वेल्डिंग मशीन से जो मेन दरवाज़ा था उसके अंदर से उसको बंद कर देते हैं, ताकि अगर ऐन वक्त पे कोई बैंक में आना भी चाहे तो अंदर ना आ पाए, और बैंक में दाखिल होने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इस तरीके से इसने ये सारी लूटपाट की, लेकिन एक गैंग मेंबर की गर्लफ्रेंड ने पुलिस में भांडा फोड़ दिया और इसलिए सारे लोग पकड़े गए। तो अब ये साहब भी पकड़े गए, मास्टरमाइंड। इसके बाद इनको जज के सामने पेश किया गया। जज के सामने जब पेश किया गया तो सारे सबूत इसके खिलाफ थे। इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि हाँ, मैं ही इसका मास्टरमाइंड हूँ। इतनी बड़ी चोरी थी, उस जुर्म को देखते हुए उस वक्त अदालत ने इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उम्र कैद की सज़ा मिल तो गई, लेकिन अभी तक चोरी का माल नहीं मिल रहा था। अब पुलिस इधर परेशान थी। थोड़े बहुत मिल गए, 900 करोड़ में थे 200-400, आधे से ज़्यादा अभी तक नहीं मिले। अब मास्टरमाइंड यही, तो चोरी का रकम भी कहाँ है इसी को पता। पुलिस ने इससे कहा भी कि देखो अगर तुम करोगे तो तुमको तुम्हारी सज़ा कम होगी, लेकिन इसने बताया नहीं। अब जिस दिन उम्र कैद की सज़ा हुई, सज़ा सुनाने के बाद जज साहब इससे आखिरी बार पूछते हैं कि कहाँ है तुम, अगर बता सको। सज़ा सुनाई जा चुकी है, उम्र कैद मिल चुकी है। ये कागज़ पर कुछ कोडवर्ड लिखता है और वो कोडवर्ड लिखकर जज साहब के आगे कर देता है। कहता है ये सारा चोरी का माल यहाँ छुपा हुआ है। अब कहाँ छुपा हुआ है ये उसने कोडवर्ड में लिख कर दिया है। जज साहब ने पूछा कि इसका कोड बताओ, तो उसने कहा नहीं, मैं कोर्ट में सबके सामने नहीं बताऊंगा। मैं कहाँ कहाँ खजाना छुपा है, अलग अलग जगहों पर है, ये कोड मैंने आपको दे दिया। ये डिकोड मैं सिर्फ आपके सामने करूँगा, अकेले में, आपके कमरे में।
जज तैयार हो गए। अब बाकी सारे लोग कोर्ट रूम में, जज साहब के चैम्बर के अंदर ये पहुंचते हैं चोर साहब, और वहाँ पहुंचने के बाद अब वो जज पूछता है कि चलो अब कोर्ट बताओ। तो जब कोर्ट की बात आ रही थी, ये कुछ टाइम लेता है और कुछ बताना शुरू करता है, और इसी बीच में अचानक जज साहब के कमरे में एक विंडो थी, और वो विंडो फर्स्ट फ्लोर पे थी। इसके बाद अचानक जज साहब उलझे हुए हैं, और ये उस विंडो से नीचे छलांग मार देता है। नीचे एक मोटरसाइकिल खड़ी थी पहले से, नीचे छलांग मारते ही उस बाइक पर बैठता है और 9-2-11 जज के कमरे से उम्र कैद की सज़ा मिलने के बाद ख़जाने का पता देने के नाम पर ये जज की आंखों के सामने से भाग जाता है। फिर ऐसा भागता है कि कभी उसका कोई सुराग नहीं मिलता। अब वो निकल चुका, हाथ आया नहीं, धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन चोर अभी भी सामने नहीं आ रहा है। आखिरकार बहुत लंबा वक्त जब बीत गया तो फिर 1989, 8 जून 1989 में खबर आई इटली से, अल्बर्ट की मां ने कहा कि उसके बेटे की मौत हो गई है इटली में। 8 जून 1989 को पूछा गया कि कैसे मौत हुई। उन्होंने कहा मुझे भी नहीं मालूम, कुछ लोग मेरे बेटे की डेड बॉडी को मेरे घर के बाहर रख कर चले गए। तो ये आज भी एक राज है कि अल्बर्ट की मौत कैसे हुई, किन लोगों ने मारा, या फिर नेचुरल डेथ हुई, और वो कौन लोग थे जो उसकी डेड बॉडी को उसके घर के बाहर चले गए। लेकिन इससे पहले जब ये वहाँ से भागा था, तब अल्बर्ट ने एक टीवी इंटरव्यू दिया था, और उस टीवी इंटरव्यू में उसने डिटेल में बताया था कि उसने इस चोरी की प्लानिंग कैसे की थी। वही डिटेल जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सुनाई। तो ये थी उस वक्त की सबसे बड़ी चोरी। और कमाल की बात यह कि चोर जज के कमरे से भी भाग गया, और ऊपर से कमाल की बात ये कि उस लूट की रकम में से ज़्यादातर रकम कहाँ है, आज भी वीनस या फिर पुलिस को नहीं मालूम। तो कहानी में आज इतना ही।